वेलकम टू स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट है एसएस लेसन नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। लेसन तो बहुत क्या हाँ चलो बहुत अच्छा लेसन है। अगर एक एक लाइन समझोगे ना तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो अभी तक क्या ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन से क्या समझ में आया कि जो है ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो ये सारे चीज़ डेवलप हुए इसमें हम इंडियंस भी बहुत प्रभावित हुए और साथ में हमारे काम में भी प्रभाव आया। क्या क्या हमारी फैसिलिटीज़ भी डेवलपमेंट हुई, मोबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट एंड बिजनेस क्लास ये सब डेवलप हुए, इंक्रीज एंड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड ओपिनियन। उन्होंने अपने थॉट्स और ओपिनियन एक्सचेंजेस करने लगे। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट के प्रति डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिटी आई एंड रीजन ऑफ बिकेम लेजर ड्यू टू इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हो ना, जो बहुत पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हमारा इंडिया भी उसमें प्रभावित होता चला गया और धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आता ही गया। द नेशनल leaders could communicate their thoughts and plans to large number of people. Leadership was built at national level instead of regional level. This gave a notable contribution in the achievement of स्वराज। ओके, अब चलो लिटरेचर और एजुकेशन कैसे डेवलप? Education in English language paved way for the rise of Indian nationalism. The doors to Western ideas of nationalism opened due to the English education. Most of the ये दो लाइन कौन बोलेगा, कौन समझाएगा? अर्पिता, भावना, चलो भावना तुम भी बोलो। जो इंग्लिश एजुकेशन है, जो इंग्लिश एजुकेशन से लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे और जो हम दूसरे कंट्री में जाते हैं वो रास्ते हमारे भूल जाएगा कि अगर हमने इंग्लिश पढ़ लिया है तो हम वहाँ दूसरे देश में भी जा सकते हैं। देखो, इंग्लिश एजुकेशन लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज, उससे ही इंडियन का नेशनलिज्म भी काफ़ी अराइज हुआ। कैसे? क्योंकि जो हमारे जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे, पश्चिमी आइडियाज़ जो थे ना, वो जो है नेशनलिज्म को ओपन करने लगे। थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं ना कि ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए इंसान को, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लिश तो यही तो है ना, इंडिया लोगों ने इंग्लिश को अपना लिया। इंडियंस जो है उन्होंने इंग्लिश को अपना लिया, लेकिन देखो ये बात नहीं है बेटा, वहाँ से वो लोग आते हैं तो उनके लिए हिंदी भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। वो किसको बहुत कोशिश करते हैं हिंदी बोलने की, ऐसा नहीं है मोस्टली। हाँ, अब देखो जैसे हम भी वहाँ जाएंगे तो हम जो अपने क्या कहते हैं स्टेट के, अपने जो है राज्य के, देश के, कंट्रीज़ के जो लोग मिलेंगे हम उनसे हिंदी में ही बात करेंगे ना, हिंदी में ही बात करेंगे ना, तो वो हमारा राष्ट्रवाद तो दिखाई देगा ना वहाँ। तो ऐसे उनका राष्ट्रवाद, लेकिन यहाँ पे भी आकर के वो बहुत कोशिश करते हैं कि हिंदी बोले, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे इंडियंस जो है इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह अपनाएंगे, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैं नॉर्थ की हूँ, लेकिन मैं गुजरात में आकर के मैं गुजराती नहीं बोलती हूँ। मेरे साथ सब हिंदी में बात करते हैं, हम गुजराती नहीं बोलते। गुजराती नहीं, तो वही है ना, मैंने जो है गुजरात का जो लैंग्वेज नहीं अपनाया, गुजरात का खाना नहीं अपनाया। तो मेरा जो कल्चर है मैंने वही कल्चर रखा, बल्कि मेरे आसपास के लोग जितने भी हैं वो मेरे कल्चर में आने लगे। तो ये प्रभाव देना, इसका प्रभाव। और
हमारे इंडियंस क्या हुए, वो इंग्लिश के प्रभाव में बहुत ज़्यादा चलते थे। ये हुआ मोस्ट ऑफ द लिटरेचर Most of the literature in the world was available in English. The people of our country learned English language and became familiar with the recent trends in the world. Thus, we were inspired by the ideas of democracy, liberty, equality, and fraternity, brotherhood from the American War of Independence and the French Revolution. People developed self-confidence, recognized the power of unity, and began dreaming about a bright future for the independent India. Various novels, acts, stories, poems, songs, etc. were written in regional languages. This written literature spread the message of national unity and devotion. क्या बताया इसमें, इसकी पूरी लाइन में कि जो है इन जो नेशनल हम लोगों ने नेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अपनाया, उसकी वजह से बिकम अ फैमिलियर विद द रिसेंट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड। तो हम लोग वर्ल्ड में जाने के लायक हुए। एंड थर्स वर इंस्पायर्ड द आइडियाज़, उससे जो है हमारे आइडियाज़ कैसे कैसे आइडियाज़, डेमोक्रेसी के आइडियाज़, लिबर्टी के आइडियाज़, इक्वलिटी के आइडियाज़ एंड द क्या फ्रेटर्निटी, इनके आइडियाज़, यानी कि भाईचारा की भावना, लिबर्टी यानी कि एक दूसरे के साथ लिबरली बात करना, प्रेम से, है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की भावना, और उसके बाद इक्वलिटी समानता की भावना। ये सब जो है धीरे धीरे इंस्पायर्ड होता गया। इन जो है लैंग्वेज की वजह से लोगों में काफ़ी बदलाव आना शुरू हो गया। तो ये बदलाव जो है वो अमेरिकन वॉर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फिर उसके बाद पीपल डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे जब ये अमेरिका की तरफ से वॉर और जब इंडिपेंडेंट हुआ तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंतर्गत पीपल्स जो होते थे धीरे धीरे वो क्या हुए, डेवलप हुए। उनके अंदर क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आई और रिकॉग्नाइज किया अपने आप को पावर ऑफ यूनिटी, और बिगेन टू ड्रीम ऑफ ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये सब सपना देखने लगे कि हम जो है इस तरह से डेवलप होंगे तो हमारा देश भी डेवलप करेगा। तो ये डेवलपमेंट के लिए जो है ढेर सारे कवि, लेखक, इन लोगों ने नॉवेल्स लिखे, क्रांतिकारी से रिलेटेड कविताएं लिखी जो लोगों को इंस्पायर करती हो। मैंने ये 2-3 कविताएं पहले पढ़ाई है, वो सच में वो इंस्पायर करने वाली, लोगों के अंदर जागृत करने वाले, जो नवयुवक हैं उनको जागृत करने की जो है ना काफ़ी कविताएं थी। तो ये सब जो मिल कर के लोगों को इंस्पायर करती चली गई, किसके लिए, अपने रिलीजन्स लैंग्वेजेस के लिए, अपने देश के। एंड द रिटन लिटरेचर स्प्रेड मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी और डिवोशन। चारों तरफ नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता की और उसके प्रति समर्पित की भावना जो है वो लोगों को देते चले गए। अब न्यूज़पेपर के थ्रू कैसे हुआ? Newspapers made a vital contribution in spreading the national awareness. The newspapers published from Bengal, Mumbai, Chennai and other areas criticized the policies of the Britishers, and it awakened nationalist feelings in the hearts of people. चलो तुम बताओ पता जल्दी, बहुत इजी है। तो न्यूज़पेपर हमारे को बहुत अलग कंट्रीब्यूशन में होते थे और वो वेरी स्प्रेडिंग जल्दी होते थे और वो ज़्यादा पब्लिश होते थे। बंगाल, मुंबई, चेन्नई में होते थे और अदर एरियाज में वो ज़्यादा पब्लिश होते थे। तो लोगों चलो धीरे धीरे बताओ, बस सही बता रहे हो तुम, गलत नहीं बोले, सही बोले, बताओ।
ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी यूज कर रहे थे कि वो इंडियंस अपनी नेशनलिटी को भूल गए, मोस्टली कहने के लिए। तुम बोलो, तुम धीरे धीरे बताओ, अभी मैं पूछूंगी क्या बोला है इसका। नहीं तो इसका सुनो, चलो बोलो। नहीं लिखना बंद कर दो, चलो। अरे वो हिंदी में बताएगी, अभी पहले सुन लो। न्यूज़पेपर्स मेड अ वीडियो कंट्रीब्यूशंस। न्यूज़पेपर ने अपना नेशनलिज्म को चालू कराया और फिर जो न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे बंगाल, मुंबई, चेन्नई, दूसरे एरिया में से, वो अपनी जो ब्रिटिशर की पॉलिसी थी उसको तोड़ने का वो कह रहे थे और फिर जो नेशनल फीलिंग्स थी और वो अपने लोगों के दिलों में वो छाने लगी। समझ में आया? न्यूज़पेपर जो है वो सबसे बड़ा जो है वे है किसी की अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। न्यूज़पेपर के थ्रू ही जो है ब्रिटिशर के जो है के रूल्स को हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। चलो अब हाँ, अब तुम पढ़ो थोड़ा, और थोड़ा तेज से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड कंप्लीट समझ में आए। Magnificent and rich heritage in India. Ancient archaeologist Alexander Cunningham and his Asians excavated many sites of the ancient civilization in the Indus Valley. They discovered many archaeological remains. एक मिनट, दो लाइन जो पढ़ लेते हो ना, जहाँ पे स्टॉप हो जाए वहाँ पे समझा दो। हाँ समझा दो, इधर आओ। जो एंशिएंट आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? जो पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हो, आर्कियोलॉजिस्ट वही होते हैं ना, इतिहासकार। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम है। हिज असिस्टेंट एक्सकेवेटेड मेनी साइट ऑफ इंडियन सिटीज एंशिएंट सिविलाइजेशन। पुराना, एंशिएंट मतलब बिल्कुल पुराना, बहुत प्राचीन जो है वो इंडस वैली, तुम लोगों ने 6 में पढ़ा होगा। इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनके बारे में पढ़ा ना, मोहनजोदाड़ो। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं जिसमें अलेक्जेंडर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो है ये एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताया। और discovered many archaeological remains depicting the rich heritage of India. मतलब हाँ बताओ, गुड बोलो। उन्होंने ये डिस्कवर किया आर्कियोलॉजिकल रिमेन के इंडिया में बहुत पुरानी और महंगी चीज़ें हैं, हेरिटेज है बहुत। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक राय बहादुर, दयाराम साहनी, बुद्धस्वरूप वट्स and Rakhal Das Banerjee continued this excavation to unearth the remains of this majestic civilization. इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि राय बहादुर, दयाराम साहनी, बुद्धस्वरूप वट्स, रखाल दास बैनर्जी थे। उन्होंने ये सब चालू रखा आगे ढूंढने का कि इंडिया में सिविलाइजेशन में क्या क्या आगे मिलता है। उन्होंने मेजर मिले। The scholars from the West in the collaboration with the Indian scholars tried to find a lot about the Indian culture and heritage. जो स्कॉलर्स थे वेस्ट के, उन्होंने कोलिब्रेशन किया, एक दूसरे के साथ कोलिब्रेशन करना, ये कॉलेज वर्क मतलब मर्ज करना एक दूसरे के साथ। और तब इंडिया के स्कॉलर्स ने ट्राई किया कि इंडिया के कल्चर और हेरिटेज को वो लोग आगे दिखाए। एंशिएंट इंडियन बुक ऑन मेडिकल साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, डिप्लोमेसी एंड स्पिरिचुअलिटी were translated into English and become known to the मतलब people जो of India and the world. हाँ ठीक है बोलो। उन्होंने ये किया कि इंडिया की जो पुरानी किताबें थी जो मेडिकल साइंस के बारे में थी, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में थी, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसफर किया और फिर वो इंडिया वर्ल्ड में
इंडिया के नाम से प्रसिद्ध। मतलब वर्ड ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश एंड बिकम नोन द पीपल ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, यानी कि जो है लोग जितने भी देश के लोग हैं ना, पूरे विश्व के लोग हैं, उनके पास तक ये सारी बातें पहुँचे। A detailed research on the literary and cultural heritage of India fostered the feeling of pride and nationalism. इसी से क्या फीलिंग पता चला, ये जो किया ना उन्होंने, उससे पता चला कि हमारे अंदर फीलिंग है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है करना है, नेशनलिज्म आपके पास कैसे आए, किस प्रकार से आए। पहला क्या था, पॉलिटिकल रीजन, दूसरा क्या था, इकोनॉमिक रीजन, फिर उसके बाद थर्ड क्या था, टेली कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद लिटरेचर एंड एजुकेशन के थ्रू, वापस न्यूज़पेपर के थ्रू, और नेक्स्ट हमारा है मैग्निफिकेशन एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी नीचे है उसके बारे में, एओ होम के बारे में। By the time Sir A.O. Hume retired as a British officer, he had realized that the British Empire was not as secure as it appeared to be. जो सर थे A.O. Hume, वो रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि ब्रिटिश एम्पायर जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। He believed that if the dissatisfaction among the people of India was not taken care of, there were chances of recurrences by revolts similar to the one in 1857 CE. उन्हें ये लग रहा था कि इंडिया के रिपब्लिक के साथ अच्छा नहीं हो रहा, उन्हें रिवॉल्यूशन करना चाहिए, जैसे उन्होंने 1857 में किया। In order to keep the general dissatisfaction at bay, he thought of establishing a political organization. उन्होंने तब ये जनरल को बात की और फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट किया, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल। ओके, अब व्योम चंद्र बनर्जी। ओके, समझ में आ रहा है ना, ये पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा है ना। ओके, चलो। ब्रिगेडियर लॉर्ड ड्यूफर्न एग्रीड टू हिज आइडिया एंड सपोर्ट हिम। जो ब्रिगेडियर लॉर्ड ड्यूफर्न थे, उन्होंने इस आइडिया को एग्री किया और उसके साथ थे वो। विद द एफर्ट्स ऑफ अलन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन डिसम्बर 1885। जो सर थे A.O. Hume, उन्होंने इंडिया का नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश किया दिसंबर 1885 में। The first session of the Indian National Congress was held on 28 December 1885 at Gokuldas Tejpal Sanskrit School of Mumbai with Vyom Chandra Banerjee as the president. जो उन्होंने वो इस्टेब्लिश किया था इंडिया का नेशनल कांग्रेस पहला सीजन में, तब वो 28 दिसंबर को 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल को किया था मुंबई में, और वहाँ के आचार्य थे, प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। वेरी गुड। 72 representatives from different regions of India were present in this conference. 72 different रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, जो किसी के बारे में बता सके। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं आज एब्सेंट हूँ, तो मेरे प्लेस पे दूसरी टीचर आई और वो ऐसे से आपको पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करना हो गया कि मुझे जो है रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह से 72 रिप्रेजेंटेटिव इन द डिफरेंट रीजन से जो है उनमें क्या कहते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुए। The main leaders present in the conference were दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। ये सब क्या, कौन है ये हाँ, ये सब कौन है, रिवोल्ट है, ये सब क्रांतिकारी है सब, जिसको बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। ठीक है, अब ये सब इकट्ठा होने लगे और क्रांति की भावना, नेशनलिज्म की भावना को और आगे बढ़ाना देना शुरू कर दिया। Many problems related to the national were discussed with them. वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम वो लोग डिस्कस कर रहे कि इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम है और कैसे दूर किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट सेशन इन मुंबई 1885। ठीक है, उस समय थिंग्स टू नो सीजन है, सेकंड थर्ड, प्लेस है कोलकाता एंड चेन्नई, प्रेसिडेंट एंड दादाभाई नौरोजी,
और गुरुद्दीन तैयब जी। ईयर बता रहा है 1886 87। नंबर ऑफ मेंबर्स इसके अंदर थे 432 और उसके बाद 607। इतने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ओके ठीक है। ये ओ हीरो क्या बोला अभी बता, अब बता, चल बता। इतना क्लियरली ये बोल रहा है और एक एक लाइन समझा रहा है, लेकिन तुम लोग के पास बुक्स नहीं है, लेकिन दिमाग भी यूज नहीं करना है। बोल इसने क्या बोला, बोलो जल्दी, क्या बोला इसने? खड़े हो जाओ। अभी इसने क्या पढ़ा? एक एक वर्ड बता रहा है, हिंदी में भी समझा रहा है ये, लेकिन समझना ही नहीं है तुम लोग को। तू बोल बलवंत, तुम जो काका पापा के जो छोकरे हो ना, सब एक ही हो, खाली एक दूसरे को आंखों से इशारा करना और हंसना, तरह तरह की जो है ना कमेंट करना बस। क्लास में रहते ही नहीं होगी, क्लास में क्या पढ़ा जा रहा है? कुछ ही बच्चे देख रहे हैं मेरा मुंह या इसका मुंह। क्लास में आते हो ना तो पढ़ने के लिए क्लास में अपने दिमाग को भी रखो कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। खामखा गला फाड़ रहे हैं इतनी देर से, फिर चलो। The Indian National Congress 1885-1905 in the initial उसके बाद जो है ये जो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, लोग इकट्ठा हुए, तब जो क्या है एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, टेन कांग्रेस इन 1885 से लेकर 1905 तक इनिशियल स्टेज, उसका पहला स्टेज क्या था, उसके बाद चलो। The initial attendees of the Indian National Congress were moderate and abided by the Constitution. तो इंडिया का पहला इनिशियल एक्टिविटी थी उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो मॉडरेट थी और कॉन्स्टिट्यूशन किया था। हाँ, उन्होंने संविधान के तरफ नियम बनाए थे, संविधान बनाए थे। Include putting up demands for more political rights, economic and social growth and development of education. उन्होंने बहुत से डिमांड्स रखे ब्रिटिशर्स के सामने कि ये सब पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए हमारे पास, इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए, सोशल ग्रोथ होनी चाहिए हमारे देश में, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। अमंग अदर डिमांड्स इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस, एजुकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री and the other administrative departments, that the life of farmers, the revival of the cottage industries, etc. उनके वहाँ इंडिया के बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे लोग, जो एजुकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में भी काम करते थे, मिलिट्री में भी, सब इंडिया के मोस्टली इंडियन वर्कर्स ही वहाँ पे काम करते थे। नहीं, यहाँ पे ना वो है कि जो है ना अमंग अदर डिमांड्स है। हाँ, उनकी दूसरी डिमांड थी कि मोर इंडियंस गवर्नमेंट सर्विस, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया लोग जो है, इंडियन के लोग जो है गवर्नमेंट में सर्विस करें, यानी इंडिया में। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री, और मिलिट्री जो शासन है ना उसको भी एक्सपेंडिचर करे और ज़्यादा बढ़ा दे। एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, डेप्ट रिलीफ ऑफ फार्मर्स, और उसके बाद रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड द वर इंक्लूडेड। ये सब जो है इंक्लूड किया उन्होंने। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन दिस डिमांड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड्स रखा गया। The British government turned down these demands. However, these demands laid down a strong foundation for the future struggle. जो ये डिमांड्स रखा गया, इसकी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट आई, मजबूती आई, लोगों में एकता आई, इंडियंस में, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश कमज़ोर पड़ना शुरू हुआ। ओके,
समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट. Indian National Congress passed many resolutions such as the expansion of Legislative and to keep at least 50% elected representatives in it all सेंट्रल the रीजन. central and the regional level. तो इंडिया का नेशनल कांग्रेस का वो पास हो रहा था उस रेजोल्यूशन से, वहाँ से उस टाइम से पास हो रहा था. तो एक्सपेंशन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और वहाँ पर इंडिया का 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको कि हमारे इंडिया जो लीडर्स उसके बारे में कह रहे थे. हाँ, ये रीजनल लेवल है. The parliament should be more answerable and ट्रांसपेरेंट. to the region assembly. तो पार्लियामेंट था वो बहुत ज़्यादा आंसरेबल नहीं था और वो ट्रांसपेरेंट रीजनल असेंबल नहीं था. ट्रांसपेरेंट यानी कि बहुत ज़्यादा वो बोल नहीं रहा था. क्या थैंक यू बेटा, कभी खराब लग रहा है. तो ये कैसे करती है सोचो. The parliament should be more answerable and transparent to the regional assemblies. तो पार्लियामेंट था वो वहाँ का आंसर बहुत ज़्यादा देते थे और वहाँ का ट्रांसपेरेंट ज़्यादा था, इसलिए रीजनल असेंबली की ड्यू टू द डिमांड. मतलब जो पारदर्शिता बोलते हैं. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. गो आउट ऑफ द क्लास नाउ, गो आउट द क्लास. बलवंत बाहर निकल जाओ तुम्हें, मेरे पास टाइम नहीं है, बाहर निकल जाओ.